बहुत देर से इजराइल कह रहा है कि ये एक ऑक्टोपस है जिसका सर ईरान है और जिसके जो टेंटिकल्स हैं वो हैं हमास, हौती, हिजबुल्लाह और जो सीरियन मिलिशियाज हैं, जो शाइट मिलिशिया हैं सीरिया और इराक में। तो उनका कहना यह है कि अब हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, हमास को डिग्रेड कर दिया, चोट पहुंचा दी हौतीस को काफ़ी भारी, अब जो है हमको ईरान पे पलटवार करने का मौका मिला है, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है, ये इजराइल छोड़ना नहीं चाहता। और फिर भी इजराइल को जो है 2 हफ्ते लग गए हैं ये अटैक करते करते, अभी तक ये अटैक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रसाकशी चल रही है, जैसे मैंने बताया, अमेरिका और इजराइल के बीच में कि क्या टारगेट इजराइल स्ट्राइक कर सकता है, कितनी ताकत से स्ट्राइक कर सकता है, कब करेगा, ये तो अब इजराइल के ऊपर मुनस्सर है। मैं लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 2022 में इजराइल ने फुल स्केल रिहर्सल करी थी ऑपरेशन चैरियट्स ऑफ फायर के तहत। उन्होंने साइप्रस के ऊपर अटैक स्टिमुलेट किए थे, यानी साइप्रस उस विपरीत दिशा में है, लेकिन फासला तकरीबन उतना ही है जितना कि ईरान का फासला इजराइल से है। तो उन्होंने पूरी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रैक्टिस करते हुए इजराइल ने साइप्रस के एयर बेसिस के ऊपर ये फुल स्केल रिहर्सल कर चुका है इजराइल ईरान के ऊपर हमले की, मतलब तैयारी बहुत पहले से है। इजरायली मीडिया जेरूसलम में कह रहा है कि उन्होंने कई सारे हथियार खासतर डेवलप किए हुए हैं ईरान को नॉकआउट ब्लो देने के लिए जब भी मौका मिले। इसके चलते वो साइबर वॉरफेयर के स्पुतनिक वायरस का तो सबने इस्तेमाल देखा ही है, तो वो साइबर वॉरफेयर के आले उनके पास हैं, मोसाद के पास हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि उन्होंने मिसाइल्स का इजाद किया है, ऐसे मिसाइल्स, ज़्यादातर उनके मिसाइल तो न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए हैं, लेकिन मिसाइल्स का इजाद किया है जिसमें कन्वेंशनल वॉरहेड से वो ईरानियन टारगेट्स हिट कर सकता है। और उसके अलावा एयर पावर का तो मसला है ही है। इजराइल को उम्मीद थी कि उसको अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा इस पलटवार में, इस हमले में, लेकिन इलेक्शंस के चलते जो बाइडेन साहब ने साफ मना कर दिया है कि आप न्यूक्लियर वेपन साइट्स को ना ही टारगेट करेंगे, आप पेट्रोकेमिकल साइट्स को नहीं टारगेट करेंगे। देखा जाए तो सबसे ज़रूरी टारगेट इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर वो टारगेट करता है, करना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया है अमेरिका ने, टेक्निकल रीजंस के लिए और जियोपॉलिटिकल रीजंस के लिए। टेक्निकल रीजन कि भाई एयर टू एयर रिफ्यूलर वो कहते हैं हम अपने नहीं देंगे, आपको अपने इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इजराइल के पास केवल 7 है, उससे वो तकरीबन 2 स्ट्राइक पैकेजेस पर डे का हमला कर सकता है। 8-8 आप समझ लीजिए F-15, F-16 और ऊपर जो कोई 20 के करीब स्टेल्थ फाइटर F-35 जो कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और कॉम्बैट एयर पेट्रोल का काम करें। अब साहब बात यह है कि ये आप टारगेट पे पहुंच भी जाएं, लेकिन ये टारगेट ये जो फोर्स लेवल है ये मैक्सिमम 1 या 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी को स्ट्राइक कर सकता है। यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स फौदरॉ के, नतान्स के, इस्फहान के, ये तो गहरे उन्होंने पहाड़ों में डाले हुए हैं। तो जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं इजराइल के पास जिससे उन्होंने हसन नसरल्ला को मारा, वो तो साहब वो GBU-39 जो है वो ये पहाड़ों को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, 100 फीट रॉक चट्टान को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम आप उसका ओपनिंग को बंद कर सकेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा अपने B-2 बॉम्बर से, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि GBU-79 पेनिट्रेटर है, जो कि 100 फुट रॉक में जा सकता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इजराइल के पास बॉम्बर नहीं, केवल फाइटर है, तो वो नहीं कर सकता। तो इसके लिए वो जिसको कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कि आप इसको जब नहीं पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते,
अमेरिका के बगैर, तो इसको तो हाथ मत लगाओ। नंबर 2 जो टारगेट सेट था वो मतलब मिलिट्री अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत घातक। ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़, खासकर खर्ग ऑयल टर्मिनल, बंदर अब्बास की रिफाइनरी और एक्सपोर्ट साइट, और छाबहार की टर्मिनल्स और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़। लेकिन ये भी आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है और ईरान ने कह दिया है कि साहब अगर आपने हमारे एक्सपोर्ट टर्मिनल को हाथ लगाया, जो 36 अरब डॉलर जहां से हमको सालाना मिलते हैं, तो साहब आप समझ लीजिए कि हम सऊदी अरेबिया, ओमान, मुस्कात, पूरी मिडिल ईस्ट की ऑयल में आग लगा देंगे। हम इज़राइल के ऊपर भी जो उनकी रिफाइनरीज़ है उनको आग लगा देंगे, उनके वाटर सैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेंगे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, क्योंकि फिर ऑल बेट्स आर ऑफ। तो इसके चलते ये साफ जाहिर है कि अब अमेरिका बहुत दबाव, तभी 2 हफ्ते लग गए ये स्ट्राइक को होते होते। हालांकि जो बाइडन ने कह दिया है कि यस, इजराइल हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्ड, राइट टू रिटेलिएट, लेकिन नो न्यूक्लियर, नो पेट्रोकेमिकल। और पेट्रोकेमिकल में भी 2 सेट हैं टारगेट, एक तो जो एक्सपोर्ट का है जो कि वाकई इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा है नेचुरल गैस फैसिलिटी जो कि वो अपने देश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक इस्तेमाल करते हैं। उनको भी जो है अगर हिट पहुंचाई जाए, नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कहना कि तबाही हो जाएगी पूरी, नेचुरल गैस फैसिलिटीज़ बहुत स्प्रेड आउट है, तो इतना वो भी इतना आसान टारगेट सेट नहीं है, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया है। तो क्या टारगेट सेट अटैक होते दिखेंगे हमको अगर इजराइल 1, 2, 3, 4 दिन में हमला करता है? सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप, खमैनी। अगर वो खमैनी को नासरल्लाह जैसे असैसिनेट कर दें, मार डालें बंकर बस्टिंग बॉम्ब से, तो उम्मीद है कि वहाँ पे ईरान के अंदर एक विद्रोह हो सकता है। जो जनता जो नाराज़ है आयतुल्लाह से, हार्ड लाइन रिजीम से, वो शायद बगावत कर सकती है, ये उम्मीद है, और बगावत की कोशिश भी कराई जाएगी। सेकंड, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को हिट किया जाएगा। और तीसरा, उनके जो यूनिट्स और उनके जो एयर बेसिस को हिट किया जाएगा। और सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये ख़ास टारगेट्स होंगे इज़राइल के, जिसमें कि बवार 373 सरफेस टू एयर मिसाइल 300 किलोमीटर रेंज के, ये अमेरिकन पेट्रियट की कॉपी है जो ईरान ने खुद बनाई है। S-300 मिसाइल जो 200 किलोमीटर रेंज के हैं, रूस ने सप्लाई किए हैं। S-400 मिसाइल्स जो कि 400 किलोमीटर तक डिटेक्शन और 360 किलोमीटर तक ध्वस्त कर सकते हैं टारगेट्स को। ये जो है इज़राइल इनके ऊपर स्ट्राइक करेगा, करना पड़ेगा, ताकि तभी रास्ता खुलेगा अगर वो आगे स्ट्राइक्स करना चाहता है। इसके अलावा जो कि एक ज़रूरी टारगेट सेट है जो कि अमेरिका अलाउ कर देगा और कर दिया है शायद, और वो है मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, जो कि मोदरेसा और खोजिर, ये 2 साइट्स हैं जहाँ के मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। इनमें भी मोदासिर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड टारगेट है, दूसरी टारगेट खोजार की जो है वो बहुत फैली हुई है। तो ये टारगेट्स हम हिट होती देख सकते हैं। इज़राइल के हमले के जवाब में ईरान क्या करेगा? साहब, अगर कोई क्रिटिकल टारगेट सेट हिट होता है, मान लीजिए नेतन्याहू समझते हैं कि बाइडन तो लेम डक हैं, मैं मनमानी करूंगा, और वो उनके मना करते हुए भी अगर वो इज़राइल की पेट्रोकेमिकल, ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ को अटैक कर देते हैं, तो फिर काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड ईरान भी कर सकता है, जिसकी हमने बताया मिसाइल स्ट्राइक्स उनके पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ पे, अरब पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ पे रीजनल वॉर शुरू हो सकती है,
जो कि अमेरिका इस टाइम इलेक्शन के पहले नहीं चाहता। 3 टाइम विंडोज़ हैं, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, लेकिन नई सरकार के चार्ज लेने के पहले जो कि जनवरी 2025 में होगा, और एक तीसरा 2025 जनवरी के बाद जब नई सरकार आ जाती है। मेरे ख्याल तो इजराइल को अभी स्ट्राइक करना पड़ेगा क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, उसकी डेटरेंस कैपेबिलिटी एट स्टेक है, सवालिया निशान आ गया है ईरान के हमलों से। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो अभी कम टारगेट करे, मिलिट्री टारगेट्स को स्ट्राइक करे, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को स्ट्राइक करे और रास्ता खोले, और फिर इंतज़ार करे कि फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 में वो खुलकर अमेरिका के सहयोग के साथ ईरान पे भीषण हमले करे। अब एक और नया कॉम्प्लिकेशन आ रहा है जो मैं अलग इसमें आपको बताऊंगा, और वो आ रहा है कि चीन, मैक्सिमम चीन की ऑयल सप्लाई, बल्क ऑयल सप्लाई वो ले रहा है ईरान से, और चीन को बड़ा नुकसान होगा अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ हिट होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ईरान के सहयोग में, सपोर्ट में, चीन ने ज़बरदस्त जॉइंट स्वॉर्ड बी, एक तो ए उसने करी थी मार्च अप्रैल के महीने में, अब उसने दूसरा चरण इस एक्सरसाइज का शुरू किया है और सबसे पहली बार 153 जहाज़ इस्तेमाल किए हैं। अभी तक 40, 50, 80 जहाज़ तक वो ला रहा था, लेकिन इस बार तो चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं और 153 जहाज़, 52 जहाज़ उसने इस्तेमाल किए हैं। अपने जेट फाइटर्स वो पेनिट्रेट किए हैं इनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में। उनके नेवी और कोस्ट गार्ड्स के यूनिट घेरा डालने की एक्सरसाइज कर रहे हैं ताइवान को, और एक अंदेशा है कि चीन अमेरिका की प्री ऑक्यूपेशन देखकर कहाँ रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में और इलेक्शंस में अब वो शायद ताइवान पे पलटवार करे या गंभीर स्थिति पैदा कर दे, और वहाँ नॉर्थ कोरिया भी बड़ी आक्रामक तेवर दिखा रहा है साउथ कोरिया के बरखिलाफ। तो ये सब एक इनडायरेक्ट तरीका है ईरान को मदद करने का, और ये लोग ईरान को सरफेस टू एयर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारा असला सप्लाई कर सकते हैं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया। तो आने वाले दिनों में काफ़ी एस्केलेशन के चांसेस हैं, एक्सीडेंटल एस्केलेशन के भी चांसेस हैं, और अगर थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो हम रीजनल वॉर देख सकते हैं, हम उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। जय हिंद।